हेलो एवरीवन। टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नेम रिएक्शन का नाम है स्पाइरो रिएक्शन। स्पाइरो रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आता है नेम रिएक्शन। जो स्पाइरो रिएक्शन है ये एक एल्कीन सिंथेसिस रिएक्शन है। ये एक एल्कीन सिंथेसिस रिएक्शन है जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग जब टोसाइल एजाइड के साथ या ये कहें कि जब हम उसको टोसाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक बेस के साथ, तो वो गिवन हमारा कार्बोनिल टोसाइल हाइड्राजोन जो है वो एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सेम वे से स्पाइरो रिएक्शन के बाद एक होती है बमफर्ड स्टीवन रिएक्शन। बमफर्ड स्टीवन रिएक्शन है। दिस वन इज़ द एल्कीन सिंथेसिस रिएक्शन। ये भी एक एल्कीन सिंथेसिस ही रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट ही बनता है, बट एक जो रिएक्शंस होती है मतलब दोनों में प्रोडक्ट सेम बनता है, तो मतलब होता थोड़ा बहुत सेम ही है, बट प्रोडक्ट दोनों का सेम होता है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इनमें। अब क्या होता है कि जो स्पाइरो रिएक्शंस होती है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि स्पाइरो रिएक्शंस क्या होते हैं, वीक बेस की प्रेजेंस में ये कैसे रिएक्ट करेगी, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये कैसे रिएक्ट करेगी। अब बात आती है कि जो स्पाइरो रिएक्शन होती है ना, ये जो रिएक्शंस होती हैं इनमें क्या होगा कि हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस का भी यूज़ करेंगे और वीक बेस का भी यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज़ करते हैं और वीक बेस भी हम लोग जो है ना यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग ब्यूटाइल लिथियम यूज़ कर लिया, ऐसे टाइप के रिएजेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। होता दोनों में क्या है, कार्बोनिल एल्कीन के अंदर कन्वर्ट होता है, दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा। दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना वो सेम बनता है, दोनों का प्रोडक्ट सेम बनता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि स्पाइरो रिएक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ होता है और थोड़ा बहुत वीक बेस भी यूज़ करते हैं। बट हम दोनों मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि स्पाइरो रिएक्शन को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से भी करेंगे और वीक बेस से भी। बट जनरली क्या होता है कि अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो ये होता है कि स्पाइरो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंग ही चलेगी। बमफर्ड स्टीवन रिएक्शन में क्या होगा, इसके अंदर जो रिएजेंट यूज़ होगा या ये कहीं इसमें जो बेस यूज़ होता है ना वो इनऑर्गेनिक बेस होता है। इसके अंदर जो बेस होता है वो इनऑर्गेनिक बेस होता है। साथ ही साथ ये कहेंगे कि जो बमफर्ड स्टीवन का जो प्रोडक्ट बनता है वो थर्मोडायनमिकली स्टेबल बनता है, और जो स्पाइरो का प्रोडक्ट बनता है वो काइनेटिकली स्टेबल बनेगा। वो जो बनेगा ना वो काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा स्पाइरो का, और बमफर्ड स्टीवन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो थर्मोडायनमिकली स्टेबल बनेगा। यहाँ पे जब हम बेस यूज़ कर रही हूँ, जब हम स्पाइरो रिएक्शन में जो बेस यूज़ करेंगे ना वो 2 इक्विवेलेंट का होगा, और बमफर्ड स्टीवन में जिस बेस का हम यूज़ करेंगे वो 1 इक्विवेलेंट का होगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो 1 इक्विवेलेंट का होगा। जनरली क्या होगा कि हम लोग कार्बोनिल का यूज़ करेंगे और टोसाइल हाइड्राजोन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कि हाउ टू मेक टोसाइल हाइड्राजीन जो है वो कैसे बनेगा। टोसाइल हाइड्राजीन को बनाने के लिए एक स्टेप होता है कि हम लोग हाइड्राजोन को रिएक्ट विद द जब हम लोग हाइड्राजीन को रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्ट किसके साथ करवाएंगे, टोसाइल के साथ रिएक्ट करवा दिया हमने, ठीक है। जब हम हाइड्राजीन की रिएक्शन टोसाइल के साथ करवाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा टोसाइल हाइड्राजीन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इसी टोसाइल हाइड्राजीन को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे किसी भी कार्बोनिल के साथ, ठीक है, रिएक्ट करवाएंगे। सबसे पहले आता है कि हाउ टू फॉर्म टोसाइल हाइड्राजीन कैसे बनता है। हाइड्राजीन होता है हमारे पास NH2 जो है वो टोसाइल हाइड्राजीन है। जब हम इसको हाइड्राजीन है, जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे टोसाइल के साथ तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जस्ट लाइक ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जैसे ही होगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, टोसाइल जो है वो इसके साथ इस हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास बन जाएगा नाइट्रोजन H2, यहाँ से नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ये लग गया टोसाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास बन गया टोसाइल हाइड्राजीन जो है वो बन चुका है प्रोडक्ट, मतलब टोसाइल हाइड्राजीन बन चुका है। अब इसी टोसाइल हाइड्राजीन को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे किसी भी कार्बोनिल के साथ। अब वो कार्बोनिल हमारा कोई भी एल्डिहाइड भी हो सकता है, और कोई भी कीटोन भी हो सकता है। अब इसमें ये कहता है
कि सबसे पहले स्पाइरो रिएक्शन के अंदर कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। क्या होता है कि स्पाइरो रिएक्शन के अंदर जो मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन है, मोर एसिडिक जो बीटा हाइड्रोजन होगा, जो बीटा हाइड्रोजन होता है ना, वही रिमूव होगा, वही क्या होगा, रिमूव होगा। दूसरी बात ये है कि जो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो होफमान प्रोडक्ट बनेगा, होफमान प्रोडक्ट फॉर्म बनेगा, ठीक है। तीसरी बात ये कहता है कि होफमान प्रोडक्ट जो होगा वो काइनेटिकली स्टेबल होगा, वो जो प्रोडक्ट होगा वो काइनेटिकली स्टेबल बनेगा, काइनेटिकली स्टेबल बनेगा। और जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो क्या होगा, एल्कीन बनेगा। प्रोडक्ट हमारा एल्कीन होगा, काइनेटिकली स्टेबल होगा, जिसको हम होफमान प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो होते हैं एसिडिक बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। अब हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म हमें कहता है कि हम लोग किसी भी कार्बोनिल ग्रुप को, मैकेनिज्म कहता है ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, जिसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं। मान लो हमने हमारा स्टार्टिंग जो प्रोडक्ट लिया है, जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया है वो हमारा एसीटोन है। हमें वर्क इसके ऊपर करना है, इस कार्बोनिल के ऊपर करना है, ठीक है। हमें जो वर्क करना है हमारा वो इस कार्बोनिल के ऊपर करना है। हमें इस कार्बोनिल को, इस एसीटोन को रिएक्ट करवाना है टोसाइल हाइड्राजीन से। जो हमने प्रोडक्ट बनाया था ना, टोसाइल हाइड्राजीन जो है, जब हम हाइड्राजीन को रिएक्ट करवाएंगे टोसाइल से तो हमारा टोसाइल हाइड्राजीन बनेगा। जब हम इस एसीटोन को रिएक्ट करवाएंगे टोसाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, NH2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये बन गया टोसाइल, ठीक है। इसको जब हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। मीन्स ये हाइड्रोजन इसका और ऑक्सीजन इसका, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, कार्बन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का देखो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और कार्बन का और नाइट्रोजन का यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा और वो भी डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दिस वन हाइड्रोजन, दिस एंड कार्बन, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया हमारा CH3, ठीक है। इससे लगा हुआ है ग्रुप नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ये बन गया टोसाइल, ये ग्रुप हमारा लगा हुआ है। अब देखो आगे रिएक्शंस में क्या होगा। अब इसमें होगा कि जो बेस है, जो बेस होगा ना, जो बेस होगा, अब बेस की फॉर्म में हम लोग लेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, ठीक है। स्पाइरो रिएक्शन में ये जो रिएक्शन करवा रहे हैं ना हम लोग, ये स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अब हम इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद इसकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस का काम होता है कि ये वर्क करेगा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर वर्क करेगा, जो एसिडिक प्रोटोन है ना उन्हीं के ऊपर ही वर्क करेगा। या ये कहें हम लोग स्पाइरो के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करने का काम करेगा। अब एसिडिक प्रोटोन कौन कौन से, एक तो ये वाला जो प्रोटोन होगा, मतलब इस नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तो ये वाला हाइड्रोजन और एक इन दोनों में से ये वाला हाइड्रोजन कह सकते हैं। तो दोनों के दोनों जो हैं वो क्या हो गए, हमारे पास एसिडिक प्रोटोन है, पर हमने कहा था कि मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा। तो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग, इस वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारा ये बन गया अल्फा कार्बन और दिस वन इज द बीटा कार्बन, या फिर इसको भी बीटा मान सकते हो, इसको भी बीटा मान सकते हो, ठीक है। इस कार्बन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में जो बगल वाले जो कार्बन है दोनों के दोनों बीटा है। इन दोनों बीटा में से स्ट्रॉन्ग बेस का काम होता है कि जो बीटा वाला कार्बन है, मतलब बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है उनको ये रिमूव करने का काम करेगा, ठीक है। तो एक तो मान लो यहाँ से हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस आया, बीटा कार्बन के एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जिससे कार्बन जो है वो कार्बो एनायन बन जाएगा। स्टेप में हमारे पास क्या होगा, CH2 नेगेटिव फॉर्म होगा यहाँ पे कार्बन और ये बन गया हमारे पास CH3
डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन, और इसके ऊपर भी नेगेटिव होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का काम होता है कि इस वाले एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करेगा और इस बीटा कार्बन के प्रोटोन को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव आएगा और कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है 2 स्टेप क्रिएट होंगे। यहाँ पे भी अब क्या होता है देखो, 2 स्टेप्स क्रिएट होंगे। एक स्टेप तो ये होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डीलोकलाइज हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, डीलोकलाइज हो जाए। एक स्टेप तो हमारा ये होगा कि ये जो बॉन्ड है हमारा, मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ये यहाँ पे मूव कर जाए, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाए, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाए और टोसाइल जो है वो ग्रुप बाहर निकल जाए। एक स्टेप तो होता है ये वाला, तो हम एक स्टेप तो करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, एक स्टेप करेंगे इसके अकॉर्डिंग, जिसको मैं फर्स्ट स्टेप का नाम दूंगी। जिसमें क्या होगा देखो, यहाँ पे इस CH2 के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा और इस कार्बन के ऊपर भी यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा और ये बन गया हमारे पास CH3। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के पास बन गए डबल बॉन्ड और ये टोसाइल ग्रुप जो है वो बाहर निकल गया। तो इस वाले स्टेप में क्या होगा कि 2 कार्बन मतलब 2 कार्बो एनाइन एक दूसरे के पास हो गए, 2 कार्बो एनाइन जो है वो एक दूसरे के पास हो गए। एक स्टेप के अकॉर्डिंग, मतलब जब हमने इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करवाया ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, जब हमने इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करवाया तो वहाँ पे 2 कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप देखो क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है कि मान लो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मैं यहाँ पे ही मूव करवा दूँ, मैं इस बॉन्ड को इस नाइट्रोजन के ऊपर मूव करवा दूँ, या ये कहे इस बॉन्ड को यहाँ पे इस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करवा दूँ और टोसाइल को बाहर निकाल दें। दूसरा स्टेप कहता है कुछ ऐसा, CH2 के ऊपर नेगेटिव ही रहेगा, कार्बन ये बन गया सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हो गया डबल बॉन्ड और ये बन गया हमारे पास CH3 और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज है। तो देखो एक बन गया कार्बो एनाइन हमारे पास, एक क्या बन गया, कार्बो एनाइन फॉर्म हो गया यहाँ पे, और एक नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रो एनाइन बन गया, नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो स्टेप क्या कहता है, अब स्टेप कहता है कि जब 2 कार्बो एनाइन एक दूसरे के पास हो, मतलब जब 2 कार्बो एनाइन सेम पोजीशन पे, सेम एक दूसरे के नज़दीक होंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगे कि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, मोर अनस्टेबल वाली कंडीशन क्रिएट होगी यहाँ पे, ये क्या हो जाएंगे, मोर अनस्टेबल वाली कंडीशन जो है वो क्रिएट होगी। बट एक तो कार्बो एनाइन बन गया और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो गया, डिफरेंस भी हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होगा, एक तो ऐसे वाले स्टेप का है और एक ऐसे वाले स्टेप का है। तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन जो होता है, एक कार्बो एनाइन और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयरिंग टू द 2 कार्बो एनाइन बनने के, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है अपना, मतलब जो हमने इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करवाया, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है कंपेयरिंग टू द 2 कार्बो एनाइन के कंपेरिजन में। अब आगे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया, कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट बन गया, कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट बन चुका है, कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट जो है प्रोडक्ट बन चुका है इस वाले स्टेप में। इसी को आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे जब हम, तो क्या होगा देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, जब ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करता है तो CH2 के ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन, ये हो गया CH3। नाइट्रोजन की टेंडेंसी होती है कि वो 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये वाला जो नाइट्रोजन है अपने पास, इसने बॉन्ड बना लिए 4, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो ये इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए क्या होगा कि N2 की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, किसकी फॉर्म में, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, ये N2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा और हमारी जो है एल्कीन की सिंथेसिस हो जाएगी। ये बन गया कार्बन और यहाँ पे हो गया CH2, सॉरी ये रॉन्ग साइड मूवमेंट करवा दी इसकी, तो ये N2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये जो बॉन्ड है इस कार्बन की तरफ मूव करेगा, जिससे यहाँ पे बन गया हमारे पास कार्बो एनाइन और ये हो गया CH3। अब क्या होगा कि हम इसमें प्रोटोनेशन करवा देंगे, H पॉजिटिव जाएगा, वो इस कार्बन के साथ लगेगा, तो हमारे पास जो है एल्कीन की सिंथेसिस हो जाएगी। ये कार्बन है जिस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, CH3, और इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं, एल्कीन सिंथेसिस हो चुका है। यहाँ पे देखो कार्बन की नंबरिंग चेंज नहीं हुई है, जैसे कार्बन हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिए थे, 3 कार्बन लिए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो लास्ट तक में जो हमारा प्रोडक्ट बना है एल्कीन, उसमें भी कार्बन का नंबरिंग चेंज
चेंज नहीं हुआ है, और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं स्पाइरो रिएक्शन को वीक बेस के अकॉर्डिंग। जब हम स्पाइरो रिएक्शन को वीक बेस के अकॉर्डिंग देखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, जब मैं इसको वीक बेस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा। अब वीक बेस में क्या होगा कि जब हम वीक बेस के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट को रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे एक तो इंटरमीडिएट कार्बिन बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बिन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। दूसरा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, वो जो एल्कीन बनेगी ना वो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली बनेगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहता है, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल ये वाला था कि कार्बोनिल को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवा दें, कि जो हमारे पास कार्बोनिल है उसको हम टोसाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। जब हम इसके साथ इस स्टार्टिंग अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल की रिएक्शन, ये हमारे पास कैसे फॉर्म में है कार्बोनिल, अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल की रिएक्शन, अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल की रिएक्शन जब हम लोग टोसाइल हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे, टोसाइल हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से H2 फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा, हमारा प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया टोसाइल, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया CH3। देखो हमने जब स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ किया था तो उसका काम था कि वो बीटा वाले कार्बन के हाइड्रोजन को भी रिमूव करेगा, जो कि एक मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। जब हम लोग वीक बेस का यूज़ करेंगे ना, जब हम लोग किसका यूज़ करेंगे, वीक बेस का यूज़ करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा वीक बेस होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्रोटोन को ही रिमूव करेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लगा हुआ हाइड्रोजन है ना उसी को ही वो क्या करेगा, रिमूव कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ से जब हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, जब हमारा वीक बेस आएगा वो इस प्रोटोन को बाहर लेके जाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे R ग्रुप हो गया, दिस वन R ग्रुप, ये हाइड्रोजन, दिस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये बन गया ये बन गया नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारा हो गया नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया टोसाइल ग्रुप, ये हो गया यहाँ पे CH3 ग्रुप, ये फॉर्म हो गया। अब इसमें आगे देखो क्या होगा, आगे क्या होगा कि जो ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ पे मूव होगा, ठीक है, यहाँ पे मूव होगा और टोसाइल ग्रुप हमारा बाहर निकल, ये टोसाइल ग्रुप यहाँ से मूव करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे मूव करेगा, ये वाला कार्बन का और नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड कार्बन की तरफ मूव करेगा, जिससे कार्बन के ऊपर कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, टोसाइल ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये बन गया CH3, यहाँ पे बन गया कार्बन R ग्रुप और दिस वन R ग्रुप, और ये हो गया हाइड्रोजन, ये बन गया कार्बो एनाइन ग्रुप। अब आगे देखो इसमें क्या होगा, आगे वाले स्टेप में कहता है कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब अवेलेबल होते हैं तो ये इस नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसमें से एक नाइट्रोजन तो स्टेबल फॉर्म में होगा और एक जो होगा वो अनस्टेबिलिटी में होगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और इस वाले नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया नेगेटिव, और ये हो गया कार्बो एनाइन। तो देखो हम इसको N2 की फॉर्म में बाहर निकाल देंगे, ये यहाँ पे मूव होगा, N2 की फॉर्म में ये जो है बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे सेम वैसे ही R ग्रुप, दिस वन हाइड्रोजन, ये बन गया कार्बन, यहाँ पे नेगेटिव, और दिस वन इज़ द CH3। अब इसमें क्या होगा कि इस बॉन्ड को हम लोग कार्बिन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम दो अनपेयर मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो देखो, हम इस नेगेटिव को 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कार्बिन इंटरमीडिएट, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, R ग्रुप हो गया, ये वाला R ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस वन इज़ द कार्बिन, और ये हो गया यहाँ पे CH3। और ये जो इस कार्बन का और इस हाइड्रोजन का जो बॉन्ड फॉर्म है ना, इसको हम क्या करेंगे, होमोलाइटिकली इनका फ्यूज़न करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम इनका होमोलाइटिकली फ्यूज़न करवाएंगे, होमोलाइटिकली फ्यूज़न होता है जिसको हम हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम, एक तो होता है कंप्लीट एरो ऐसे,
जिसका मतलब है कि एक जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, जो शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो एक की तरफ ही मूव कर गए। हाफ एरो का मतलब है कि कार्बन ने और हाइड्रोजन ने दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड फॉर्म कर रखा है। तो जब इनमें होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा, वहाँ पे क्या होगा कि कार्बन के ऊपर भी रेडिकल जनरेट होगा और हाइड्रोजन के ऊपर भी रेडिकल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हम इनको कुछ ऐसे फॉर्म में दिखाएंगे, हाइड्रोजन पे भी रेडिकल आएगा और कार्बन के ऊपर भी रेडिकल फॉर्म होगा। तो ये बन जाएगा हमारा दिस वन आर ग्रुप, ये वाला आर ग्रुप, इसके ऊपर रेडिकल हो गया। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, जिससे कुछ ऐसा स्टेप बनेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गए, रेडिकल इंटरमीडिएट बन चुका है, रेडिकल इंटरमीडिएट बन चुका है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में होमोलाइटिकली फिजन होगा, रेडिकल का रेडिकल कंबाइन होंगे। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और ये वाला हाइड्रोजन रेडिकल और ये कार्बन का जो रेडिकल है, ये दोनों बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो ये हमारे पास रेडिकल रेडिकल जब कंबाइनेशन होंगे तो हमारे पास जो है वो एल्कीन फॉर्म हो जाएगी, एल्कीन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये इसको हम सेजेफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम वीक बेस के अकॉर्डिंग जब हम रिएक्शन को करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सेजेफ प्रोडक्ट मिलेगा। वीक बेस का काम होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम होता है कि जो बीटा वाले कार्बन है वहाँ से भी एक प्रोटॉन को रिमूव करना, और नाइट्रोजन के पास जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है ना, वहाँ से भी प्रोटॉन को रिमूव करना। बट जो वीक बेस होता है ना, उसका काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया होता है ना, उसी प्रोटॉन को ही वो रिमूव करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।